हेलो स्टूडेंट, और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन फर्दर मूव करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में। आज का लेक्चर 3 है। कोर्स अपन ने स्टार्ट किया था जिसका 2 लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिया। ये तीसरा लेक्चर रहने वाला मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का, जिसमें फर्दर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो अगर इससे पहले आपने दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो ऑब्वियस सी बात है आप सबसे पहले जाके उसे देखें, देन आप थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू करें जी। ठीक है, ये कोर्स पूरी तरह से उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, वो कोई भी स्टेट बोर्ड हो गया। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपसे फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है मैथ्स के, तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन उस लेवल के नहीं कराऊंगा जेई का, मैं पहले ही बता दे रहा हूं इस कोर्स में। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और आपको फॉर्मूला याद नहीं होता मैथ्स के, तो आप इन सभी चीजों के लिए आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसका नोट्स नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज आप उसे भी देख लेना जी। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का जो सबसे पहला टॉपिक अपन लेने वाले हैं, दैट इज आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है मैट्रिक्स को उल्टा कर देना। उल्टा कर देना कहने का मतलब कि रोज को कॉलम में बदल देना और कॉलम को रोज में बदल देना। आज का क्लास में थोड़ा फास्ट रखूंगा क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज आपका कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि रोज को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रोज में चेंज कर देना। ठीक है, ठीक है, तो बहुत छोटी सी बात है कि रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे और कॉलम को। सर एग्जांपल देख के समझिए, एग्जांपल देख के थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, एग्जांपल से पहले एक और चीज मैं समझा दूं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स नहीं दिखेगा मैथ्स में। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? सिंबल के तहत। तो सिंबल इसके बात करें तो अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज करना है तो इसके ऊपर पावर टी लगा देते हैं। अच्छा सर, मतलब अगर ए की पावर टी होगा तो उसको अपन समझेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, या फिर कई किताबों में इसको ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब अगर ए के ऊपर डैश लग जाए ऐसे, तो इसका मतलब समझना है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करें। तो सिंबल भी बता दिया और आपको रोज को कॉलम में इंटरचेंज। एग्जांपल के अगर बात करें, एग्जांपल लेके इसका समझे, तो मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, लेट्स से ए बी सी और डी। ठीक है, अब किसी ने बोला इसका ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर दो, तो इसका ट्रांसपोज जस्ट क्या होगा? इसका ट्रांसपोज होगा कि रोज को कॉलम में बदलना है। तो रो क्या है आपका ए बी, तो ए बी को बना दो कॉलम। ठीक है, फिर अगला रो क्या है? सी डी, तो सी डी को बना दो जी कॉलम। यही मतलब होता है सर ट्रांसपोज का। हाँ, यही मतलब होता है, जो रो है उसको पकड़ो कॉलम बना दो, जो रो है उसको पकड़ो कॉलम बना दो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। इसकी प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज किया तो फिर से वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। समझने की कोशिश करो, ये मैट्रिक्स था, इसका मैंने ट्रांसपोज किया, ये हुआ, फिर इसका भी ट्रांसपोज कर दूं तो फिर से वो रो कॉलम में बदलेगा और क्या ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको दिख जाएगी। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर आपने ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दिया तो फिर से आपको वो मैट्रिक्स ओरिजिनल वाली दिख जाएगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर a प्लस माइनस बी और इसकी पावर ट्रांसपोज है तो आप a का ट्रांसपोज फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, b का, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकालो। ठीक है, सिंपल सा बात है। ठीक, ये मल्टीप्लाई वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है कि अगर a b मल्टीप्लाई में है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई में, और उसका ट्रांसपोज किया जा रहा है दो मैट्रिक्स का, तो जब आप मल्टीप्लीकेशन में खोलोगे तो बाद वाला पहले आएगा। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या मैं लिख देता हूं, बाद वाला पहले आएगा। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे पहले आया, देखो ए बी की पावर, ए बी का ट्रांसपोज कर रहे थे तो बी का ट्रांसपोज पहले होगा, देन मल्टीप्लाई, फिर ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अगर मान जो आपके सामने ए बी सी इसका ट्रांसपोज हो, ये बी से तीनों मैट्रिक्स है, तो आपको कैसे खोलना है? लास्ट से शुरू करना है, बाद वाला पहले आएगा। तो सी का ट्रांसपोज पहले होगा, फिर बी का ट्रांसपोज होगा, देन आफ्टर आपका ए का ट्रांसपोज होगा। आया समझ में आपको? सिंपल सी बात। ठीक, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को आप बाहर खींच सकते हो, ये चौथी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं सर? एग्जांपल ले लिया मैंने डायगोनल मैट्रिक्स का। अगर बात करें किसी डायगोनल मैट्रिक्स की, तो आपको पता है सर डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले लेक्चर में ही आपको बताया था। नहीं देखो तो पहला और दूसरा लेक्चर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हो। मैथ्स क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट होगा, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। दोनों लेक्चर वहां पे अवेलेबल होगा, वहां पे जाके देख लो, पिछला सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैट्रिक्स के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूं तो ये हो गया a 0 0 0 b 0 एंड देन आफ्टर आपका 0
जीरो सी, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? ठीक है, अब इसी का आपको ट्रांसपोज करना है। ठीक, अगर इसका आपको ट्रांसपोज करना है तो आपको क्या करना होगा? ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो। मतलब ये जो A00 है इसको कॉलम बना दो, पहले रो को पहला कॉलम बना देते हैं। ठीक, फिर ये 0B0 है इसको दूसरा कॉलम बना दो, 0B0 दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम बनेगा, 0 0 C। ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और दोबारा से वही मैट्रिक्स आ गया, मतलब ट्रांसपोज का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, समझ में क्या है सर? कंक्लूड अपन ने क्या किया कि किसी भी मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया और दोबारा वही मैट्रिक्स आ गया, दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रांसपोज का, तो ऐसे मैट्रिक्स का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया सर? ऐसे मैट्रिक्स का नाम दिया गया जैसा था वैसा ही आ गया, ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये सिमेट्री है भैया। ठीक है, इसे मैट्रिक्स को दुनिया में नाम दिया जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा एक और चीज सर, फिर ये स्क्यू सिमेट्री क्या होता है? स्क्यू सिमेट्री कहने का मतलब होता है कि मैंने उसका ट्रांसपोज किया, ठीक है, लेकिन अब की बार माइनस सामने आ गया, एक माइनस सामने आ जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्री। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्री। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया में ऐसे मैट्रिक्स जिस पे ट्रांसपोज का कोई फर्क ना पड़े। डायलॉग्स इंपॉर्टेंट है, याद करना। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, याद करोगे भूल जाएगा। डायलॉग क्या है? अगर ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ा तो सिमेट्री है। क्या है? सिमेट्री। और अगर ट्रांसपोज का फर्क पड़ा, सामने माइनस आ गया, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा सर इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ कि छोटे छोटे क्वेश्चंस बनना शुरू हो गए। कैसे छोटे क्वेश्चंस बनना शुरू हो गए? सवाल में दिया कि इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे ही कान में आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स सुनाई दिया, आपने तुरंत एक कॉन्सेप्ट नोट करते हैं, क्या कि अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो जरूर ए के ट्रांसपोज में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये भी ए हो रहा होगा, और बी के ट्रांसपोज में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, मतलब ये बी हो रहा होगा। ये चीज आपने कंक्लूड कर ली दिए हुए लाइन से। ठीक है, अच्छा ए प्लस बी क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे? तो कभी भी आपको कुछ भी पूछे कि बताइए ये सिमेट्री होगा या स्क्यू सिमेट्री, आप उसको जस्ट कुछ एज्यूम कर लो। क्या बोला सर? लिख दे रहा हूं। ठीक है, एक एक बात मैं आपको हिंदी में लिखते जा रहा हूं ताकि आप जब इस क्लास जब आपका खत्म हो, लेक्चर 3 जैसे ही अपलोड, आपको लेक्चर 3 पूरा याद रहे। आप नीचे जो नोट्स इसका होगा, जो भी मैंने पढ़ाया उसका नोट्स मिल जाएगा, तो आप वो चीजों को पढ़ लो, डायलॉग्स आपको याद है, फिर आपको कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत है। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टलन क्लियर होंगे, आपसे सवाल बहुत ही इजीली एग्जाम में बैठोगे, फिर भी आपको कुछ भी याद करके जाने में इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिखा, जब भी आपको सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री चेक करना हो तो उसे क्यों कुछ एज्यूम करें एंड देन उसका ट्रांसपोज करें। जैसे आपको ए प्लस बी चेक करना है तो आप ए प्लस बी को कुछ ना करो, कुछ मान लो। जैसे कुछ मान ले सर, कहने का मतलब मैंने P बोल दिया, P इज इक्वल टू ए प्लस में B। अब क्या करना है? उसका ट्रांसपोज करना है, मतलब आपको P का डैश करना है। ठीक है, डैश से भी ट्रांसपोज दिखाते हैं ना, तो A प्लस बी का क्या हो जाएगा? आपका डैश हो जाएगा। अरे P डैश किया तो P क्या है? A प्लस बी, तो A प्लस बी का डैश हो गया। अभी अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर A प्लस में B का डैश है तो हम इसको लिख सकते हैं A का डैश प्लस में B का डैश। ठीक है, अच्छा अभी अभी आपने ऊपर क्या कंक्लूड किया कि A के डैश में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, B के डैश में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अपन A के डैश को लिख सकते हैं A और B के डैश को भी लिख सकते हैं B। तो ध्यान से देखना, P जो था वो A प्लस बी था, क्या P के डैश पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, P का डैश भी A प्लस बी हो गया। तो जरूर हो ना हो ये कौन सा मैट्रिक्स है? आपका सिमेट्री है। तो लीजिए मैंने यहाँ पे चेक कर दिया कि A प्लस बी कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? ए बी प्लस में बी ए क्या है? फिर से सिंपल सा काम है, P इज इक्वल टू कुछ मान लूंगा ए बी प्लस में क्या है आपका? बी है। ठीक है, ए बी प्लस में बी है, कुछ मैंने मान लिया, बिल्कुल सर ठीक काम किया। ठीक, अच्छा अब क्या करें सर? अब आपने सिखाया इसका ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब इसका डैश कर देंगे। तो डैश करोगे तो इधर होगा तो हो जाएगा ए बी प्लस में बी ए का डैश, क्या यही काम हो जाएगा? ठीक है, अच्छा अब जैसे ये हुआ, अब खोलेंगे अपन। कैसे खोलेंगे? पी डैश इज इक्वल टू पहले वाले पे डैश फिर दूसरे वाले पे डैश, इसको सेपरेट करके, तो ये हो जाएगा ए बी का डैश प्लस में बी ए का डैश। क्या ध्यान से देखो, प्रॉपर्टीज काम में नहीं आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर, प्रॉपर्टीज भी काम में आ रही है। अगली लाइन में मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी काम में आएगी। कैसे? ध्यान से देखो, पी डैश इज इक्वल टू क्या होगा? पहले कौन खुलेगा? मैंने आपको बोला मल्टीप्लाई में बाद वाला पहले आएगा, तो बी पहले आएगा, अपना डैश कराएगा, फिर ए आएगा, ए अपना डैश कराएगा, प्लस में फिर ए का डैश आएगा एंड देन आफ्टर आपका बी का डैश आएगा। अगर ध्यान से देखो तो क्या बी के डैश पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, बी डैश तो बी के बराबर है। अरे यही तो कंक्लूड किया ना, यहाँ पे यही तो कंक्लूड किया कि बी और ए के डैश पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बी डैश को अपन लिख सकते हैं बी, ए डैश को लिख सकते हैं ए, अच्छा ए डैश को लिख सकते हैं ए और बी डैश को लिख सकते हैं जी बी। ठीक है, आया इतना बात समझ में? तो ध्यान से देखो, तो पी का जो डैश हुआ ना वो एग्जैक्टली इसी के बराबर है, तो ये भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही निकल गया। ठीक है, क्या ऐसे करके आप ए बी माइनस में बी ए चेक कर लोगे? ठीक है,
यहाँ पे ए बी माइनस में बी आप चेक कर लोगे, ठीक है। चलो ये मैं आपका काम दे रहा हूँ कि ए बी माइनस में बी आप चेक कर लेना, मैं आगे मूव कर रहा हूँ। इफ ए इज सिमेट्री देन ए की पावर एन, इसका चेक कर लोगे, बिल्कुल इजी है। कैसे चेक करेंगे सर, कुछ मान लेंगे, ए की पावर एन को क्या मान ले, पी इज इक्वल टू, अब मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, पी इज इक्वल टू ए की पावर एन, फिर मैं क्या करूंगा, पी का डैश करूंगा, तो ये ए एन का डैश हो जाएगा। अच्छा ध्यान से सोचना कि अगर एन है तो ऊपर डैश है तो इंटरचेंज कर सकते हैं पावर को। क्यों इंटरचेंज किया सर, क्योंकि ए डैश की पावर एन मुझे पता है कि ए डैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों सर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सवाल वाला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आपको कि ए इज सिमेट्री है। भैया अगर सिमेट्री है तो ए का जो डैश होगा वो ए के ही बराबर होगा, ठीक है। तो ए डैश ए के बराबर मतलब पी डैश इज इक्वल टू क्या, ए की पावर एन। क्या माने थे यही, जब बहुत सारे काम करके आए तो फिर ऐसा ही निकल गया। अरे P इज इक्वल टू ए एन था, P डैश इज इक्वल टू ए एन आ गया, तो भैया ए की पावर एन इज नथिंग बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका पता चल गया, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है। अच्छा आगे प्रोसीड करते हैं। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अब की बार स्क्यू सिमेट्री दिया, मतलब कहने का मतलब जो ए होगा ना उसके डैश पे फर्क पड़ेगा। कितना सा फर्क पड़ेगा सर, एक माइनस बाहर आ जाएगा और बन जाएगा आपका ये, ठीक है। आया, सिंपल सा था कि ए स्क्यू सिमेट्री कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने उसका ट्रांसपोज किया तो एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं, अब मैं सॉल्व करते हैं। ए की पावर एन को क्या करना है, पी मान लेना है। कुछ भी आपको सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मानना हो तो उसको कुछ एज्यूम कर लो, तो P इज इक्वल टू मैंने एज्यूम कर लिया ए की पावर एन। अब क्या करना है सर, सिंपल सा काम है, फिक्स्ड स्टेप है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है। तो P डैश इज इक्वल टू ए, मैं पावर जाके चेंज करूंगा तो ए डैश की पावर एन हो जाएगा। अच्छा एक मिनट सर, अभी अभी आपने बोला कि ए डैश, वहां पे आपने लिखा है यहाँ पे कि ए डैश जो है वो माइनस ए के बराबर है, तो सर मैंने माइनस ए की पावर एन कर दिया। अच्छा सर अब नेगेटिव को हटा दूं, नेगेटिव को खत्म कर दूं या दुनिया में लाऊं, तो ये डिपेंड करेगा डिग्री पे। कैसे डिपेंड करेगा सर, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं और माइनस रखूं तो क्या ये 4 हो जाएगा, ठीक। अगर मैं -2 की पावर 3 कर दूं तो क्या ये -8 हो जाएगा। मतलब नेगेटिव तब बाहर आता है ना जब ऊपर डिग्री ऑड हो, और अगर ऊपर डिग्री इवन हो गया तो इवन डिग्री नेगेटिव को खत्म कर देती है, ठीक है। मतलब सर कहीं ना कहीं ये एन पे डिपेंड करेगा, हाँ डिग्री पे डिपेंड करेगा। अगर एन कल को इवन हुआ, अगर कल को एन इवन हुआ तो पी डैश इज इक्वल टू नथिंग बट ये माइनस को खत्म कर देगा, तो हो जाएगा ए की पावर एन। अगर ए की पावर एन हो गया तो सोचो P की इज इक्वल टू ए की पावर एन था, P डैश इज इक्वल टू ए की पावर एन हो गया, तो मतलब इस केस में आपका ये सिमेट्री हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कल को यही n ऑड निकल गया ना तो क्या ये नेगेटिव आएगा दुनिया में, बिल्कुल, और हो जाएगा P डैश इज इक्वल टू माइनस ए की पावर n। इस केस में ये स्क्यू सिमेट्री हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड यहाँ पे इवन और ऑड पे डिपेंड किया, ठीक है, डिग्री पे डिपेंड किया। अगर डिग्री इवन रहा नेगेटिव को खा जाएगा, अगर डिग्री ऑड रहा तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। अच्छा एक नोट बना के मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को अपन सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा इससे फायदा क्या होगा सर, एक क्वेश्चन करेंगे उससे फायदा नजर आ जाएगा। तब तक आपका ये काम होगा कि आप a प्लस में a की पावर t मतलब a का ट्रांसपोज और a माइनस a ट्रांसपोज चेक करना, सिमेट्री या स्क्यू सिमेट्री, आपको पता चलेगा कि दिस इज सिमेट्री, ठीक है, दिस इज सिमेट्री एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्री। चेक करना आपका काम है, आप जाके चेक कर लो। कैसे चेक करेंगे अभी बता दिया, नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे जाके वीडियो को देख लो जी, ठीक है। चलिए इससे क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। क्वेश्चन कैसे बन गया कि वो सामने से बोल रहा है कि a इज इक्वल टू नथिंग बट p प्लस में q, और अभी अभी सर आपने क्या पढ़ाया कि कोई भी मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री के सम के बराबर दिखाया जाता है, ठीक है। और ये भी बोल रहा है p जिसमें सिमेट्री और q क्या है, स्क्यू सिमेट्री, तो फाइंड pq, ठीक है। P क्या है, सिमेट्री, तो P इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, हाफ a प्लस में 80। अरे P तो हाफ a प्लस में 80 है ना। अगर कंपेयर कर दो इसको, किस चीज से कंपेयर करें सर, इसको कंपेयर मैंने कर दिया a इज इक्वल टू हाफ a प्लस में 80, ठीक है, a की पावर t प्लस में आपका हाफ a माइनस में a का ट्रांसपोज, क्या यही है, ठीक। जिसमें ये सिमेट्री था और ये स्क्यू सिमेट्री था। ये सवाल वाला खुद ही बोल रहा है P सिमेट्री और Q स्क्यू सिमेट्री है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ a प्लस में a का ट्रांसपोज, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ a माइनस में a का ट्रांसपोज, क्या यही हो जाएगा। क्या P और Q आप इजीली निकाल सकते हो, अरे a तो आपके पास दिया हुआ है ना, और ट्रांसपोज आप निकाल ही लोगे और फिर दोनों को जोड़ दोगे। ऐड कैसे करते हैं पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो जल्दी जल्दी प्रोसीड करेंगे, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्वेश्चन को, तो बहुत टाइम चला जाएगा, वो आप खुद ही कर लेना, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे जी, ठीक। तो एडिशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब इजी होता है, समझना तो बहुत इजी होता है लेकिन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सा, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या? इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज तो सर अभी भी आपने समझा दिया, ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में बदल देना और कॉलम को रो में बदल देना, ठीक है। लेकिन कोफैक्टर क्या होता है सर? कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, ये आइए समझ लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान जो मैं एग्जांपल से ही डायरेक्ट बात करता हूं, एग्जांपल से ही अगर मैं आपको समझाऊं तो एक मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं, यहाँ पे 1 1 1, या यहाँ पे शायद मैट्रिक्स दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑलरेडी एग्जांपल में, तो मैं इसी को लेके समझा देता हूं, ठीक है। एडजॉइंट आपसे पूछा है, कोई मैट्रिक्स दिया, कैसे निकालेंगे एडजॉइंट? तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको कोफैक्टर। क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर। अच्छा ये कैसे निकलता है सर? तो जो 1 का कोफैक्टर होगा, डिटरमिनेंट आपको निकालते टाइम मैंने बोला था अगर 1 का कोफैक्टर निकालना है तो 1 पे एक लाइन खींचो और इसके रो और कॉलम पे एक लाइन खींच दो, फिर जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई ऐसे करके फिर बीच में नेगेटिव करते हैं, ठीक है। ये डिटरमिनेंट के टाइम में पिछले लेक्चर में सिखाया था। तो इट इज 1 का कोफैक्टर, ये 1 का कोफैक्टर होगा। तो क्या हो जाएगा? 2 और 2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? 4, एंड देन आफ्टर नेगेटिव बीच में, और 3 और -1 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी आपको? -3, ठीक है। ऐसे ही अगर 1 का कोफैक्टर निकालने जाए तो 1 पे रो हॉरिजॉन्टली लाइन, हॉरिजॉन्टली और कॉलम में लाइन खींचेंगे, तो क्या क्या बच जाएगा? 0 2 3 और 5, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो 0 और 2 क्या हो जाएगा? 0, और माइनस में 5 और 3 कितना हो जाएगा? 15, तो इट इज माइनस का 15, क्या यही होगा? ऐसे अगर 1 का करें तो 1 पे एक कॉलम लाइन और 1 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो क्या क्या बच जाएगा? 0 और -1 और 2 और 5, ये दोनों बच जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई और माइनस, ठीक है। तो 0 और -1 की करोगे खत्म, 2 और 5 की करोगे तो 10 होगा, और पहले माइनस होगा तो माइनस का 10। ऐसे ही आप सभी को कर लेना, सभी का कोफैक्टर, फिर 0 का निकालोगे तो 0 पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, जो नंबर्स बचेगा उनको ऐसे, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, ये हमेशा याद रखना ऐसे, ठीक है। और एरो यहां से आगे पहले ये करते हैं, पहले ये देन आफ्टर ये और बीच में माइनस, ये याद रखना, ये तरीका याद रखना, ठीक है। ऐसे सभी का करोगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, देन आफ्टर आपका -3 हो जाएगा, देन आफ्टर आपका -6 हो जाएगा, 1 3 2 आप करके चेक करना है, ठीक है। इतना ही होगा। ये कोफैक्टर हो गया। अभी एडजॉइंट नहीं आया, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट। मतलब कहने का मतलब सर इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, हाँ इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो अगर आपने इसका ट्रांसपोज किया तो वो दिखेगा आपको, ये तो आपका 4 और -3 कितना हो जाएगा? 7, तो ये 7 -15 और -10, ये पहला रो है, पहला कॉलम बन जाएगा। 7 -15 और माइनस का 10, ये हो जाएगा आपका, एंड देन आफ्टर ये हो जाएगा 3 -3 और -6, दूसरा रो बनेगा, दूसरा कॉलम, और ये हो जाएगा 1 3 2। आया आपको समझ में? तो ये हो जाएगा आपका फाइनली एडजॉइंट। तो आया आपको समझ में एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट कुछ नहीं होता बल्कि सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर आपको बता दिया कैसे निकालेंगे, देन आफ्टर उस कोफैक्टर का कर देते हैं जी ट्रांसपोज। आया समझ में? अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। याद नहीं हो पाती है प्रॉपर्टीज, मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इस शॉर्ट ट्रिक्स को, ठीक है। ध्यान से मैं जो लिंक करूंगा उसको सुनना और प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इसमें पांचवा प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे आगे यूनिवर्स पे बात होगी तो इस प्रॉपर्टीज का अपन यूज करेंगे, ठीक है। क्या कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू होता है मॉडुलस में a और i, ठीक है। इसको आप याद कर लेना, इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू मॉड a i होता है, ठीक है। अच्छा अब इन तीनों की बात करते हैं, इन तीनों को याद करने का तरीका सीखते हैं। क्या तरीका सीखते हैं? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बिल्कुल, ठीक है। अच्छा ये एडजॉइंट ऑफ ए का अगर ट्रांसपोज किया तो इसमें एडजॉइंट ऑफ ए के ऊपर टी लग जाता है, ओवरऑल टी करो या सिर्फ ए का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालो, बात एक ही होता है। तो ये भी आपसे याद हो गया, ठीक। ये तीनों आपसे याद नहीं होगा, ये याद करने का मैं तरीका सिखाता हूं, ठीक है। सुनना ध्यान से, ठीक, सुनना, ठीक है। ये आपका घर है मान जाओ, ये जो मॉडुलस है इसको घर मान लो, ठीक। अब घर के अंदर कोई बोल रहा है, एडजॉइंट को ऐसे पढ़ो, आर डीजे आ, ठीक है। तो अगर घर के अंदर कोई बोल रहा है आर डीजे आ, तो वो आएगा और आपके घर के ऊपर एक स्पीकर लगा के जाएगा जिसका पावर होगा n-1। क्या बोला सर? अगर घर के अंदर बैठ के कोई बोलता है आर डीजे आ, तो वो आएगा और आपके घर के ऊपर n-1 पावर का स्पीकर लगा के जाएगा। अच्छा अगर घर के अंदर दो बार मैंने बोला, यहां पे देखो आर डीजे आ, ठीक है, दो बार बोला ना, तो अब की बार आएगा पावर का स्पीकर लगाएगा, लेकिन कितनी बार लगाएगा? दो बार लगाएगा, तो देखो n-1 का स्क्वायर। तो ये याद करने का तरीका मैं जो सिखा रहा हूं इंपॉर्टेंट है कि अगर वो एक बार बोलेगा आर डीजे आ, तो वो घर के बाहर n-1 का स्पीकर एक बार लगाएगा, लेकिन अगर दो बार बोलेगा आर डीजे आ, तो दो बार बोलेगा तो दो बार लगाना पड़ेगा ना, तो वो आएगा आपके घर के बाहर
और n-1 का पावर का स्पीकर लगाएगा कितनी बार? 2 बार। ठीक। अच्छा, यही चीज अगर आपने खुले में बोला, घर के अंदर नहीं बोला, तो आपको पता है खुले के अंदर स्पीकर की पावर थोड़ी कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो भले ही वो 2 बार लगाएगा लेकिन थोड़ी पावर कम हो जाएगी, इसलिए n-1 नहीं होगा। अब सोचो पावर कम हो जाएगी तो पास में बैठ के सुनना पड़ेगा, इसलिए इनटू में a कर देंगे। आया आपको बात समझ में? तो एक बार फॉर्मूला को जो याद करने का तरीका सिखाया वो एक बार लिख भी लेते हैं। सोचो मैंने क्या सिखाया कि अगर मैं बोलूं आर डीजे आ, तो क्या होगा? वो घर के अंदर बैठ के बोल रहा, वो आएगा और क्या करेगा? n-1 पावर का स्पीकर लगा देगा। इजीली याद करने बैठोगे कभी याद नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर वो घर के अंदर 2 बार बोले आर डीजे आ, तो क्या होगा? आएगा और 2 बार स्पीकर लगा के जाएगा, मतलब n-1 का स्क्वायर। ठीक। अच्छा, यही चीज अगर खुले में बोले आ डीजे आ, अगर खुले में बोला तो खुले में आवाज क्या हो जाता है? कम हो जाता है, मतलब कि n-1 ऑटोमेटिकली एक पावर कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक पावर कम हो जाएगा तो इसको पास में बैठ के सुनना पड़ेगा। अरे सुनाई देने के लिए पास में बैठना पड़ेगा क्योंकि खुले में आवाज कम हो जाती है। ठीक है, तो देखो मैंने कितना ये लिंक करके, जो स्टोरी मैंने आपको बताया उसको लिंक करके मैं इजिली फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, याद करने बैठोगे, याद भी कर लोगे तो भूल जाओगे एग्जाम में। ठीक है, लेकिन जो मैं स्टोरी मैंने आपके सामने फ्रेम करती, स्टोरी को 2 बार सुनना, इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह जो भी फॉर्मूले आएंगे आपके डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, मैं ऐसे ही स्टोरी बना बना के चीजों को लिंक करा के आपको याद करा दूंगा पूरा फॉर्मूला। तो आपको मजा आने वाला है इस कोर्स में। आप जैसे जैसे फर्दर मूव करेंगे सबसे मजा आपको इंटीग्रेशन में आएगा, जब मैं वो बड़े फॉर्मूले आपको याद करने के बहुत इजिली कॉन्सेप्ट बता दूंगा जी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। मैंने बोला कि जो चौथी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी क्या थी? ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मतलब ए की मल्टीप्लाई कर दी एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए आता है मॉड के साथ और इसके साथ एक यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है। ये प्रॉपर्टी मैंने बोला। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, ए को इधर ही छोड़ते हैं। ठीक, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए को इधर ही छोड़ते हैं। ठीक, और इसके नीचे लेकर आते हैं मॉड में ए को। ठीक, और इधर आपका क्या हो जाएगा तब तक? आई अपॉन में ए। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी यूनिट मैट्रिक्स के नीचे मैट्रिक्स की डिवाइड कर दी ना, तो उसको बोला जाता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या क्या बोला सर? अगर कोई भी यूनिट मैट्रिक्स है, जैसे एक यूनिट मैट्रिक्स है, आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर उसके नीचे आपने डिवाइड कर दी मैट्रिक्स की, ये क्या है? एक मैट्रिक्स है, तो जो चीज होगा, जो नाम होगा उसका होगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आपने मैट्रिक्स की क्या कर दी? इनवर्स कर दी। ठीक है, तो अगर आपको मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स करना है तो आप क्या करो? आई अपॉन में ए कर दो, मतलब यूनिट मैट्रिक्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, आया, सिंपल सी कहानी है। तो ये हो जाएगा आपको ए का इनवर्स, और इनवर्स को दिखाते हैं पावर -1, आपको पता ही है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉडुलस में ए। एक चीज तो आपने समझ ली कि ए को हमेशा कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। मॉड ए को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अरे डिनोमिनेटर ही कल को 0 हो जाए, सॉरी इक्वल टू भी नहीं चलेगा ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू भी नहीं चलेगा। आया आपको सिंपल सी बात समझ में कि अगर ऐसा रहा तो कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है, बताओ इनवर्स कब एग्जिस्ट कर, इनवर्स कब होगा, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब पॉसिबल होगा? तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा, मॉड मतलब क्या होता है? ये जहां जहां भी मॉड लगा रहे हैं, मॉड का मतलब क्या होता है? आपको शुरू में बोले ना, इट इज डिटर्मिनेंट। ठीक है, इट इज डिटर्मिनेंट, तो आप ध्यान से सुनना, ये वो वाला मॉडुलस नहीं है, इट इज नॉट मॉडुलस जो आपने इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है तभी उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्या बोला सर? एक बार लिख भी दो, इसको मैं लिख भी देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कब पॉसिबल होता है? जब उसका, सॉरी इनवर्स कब पॉसिबल होता है? जब उसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो। ठीक है, ये नोट्स में आपको दिख गया होगा, भले यहाँ पे विजिबल ना हो, आपको नोट्स में दिख जाएगा। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले इनवर्स के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो आई अपॉन में जिसपे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, और दूसरा क्या आपको इनवर्स निकालना हो कहीं भी तो एडजॉइंट निकालते हैं और उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका? सॉरी, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं, देन आफ्टर अपन क्वेश्चन कर लेंगे। तो इनवर्स सिंपल सा है। इनवर्स क्या होता है आपका? ए इनवर्स की बात करें तो ए इनवर्स इज इक्वल टू नथिंग, तो एक तो होता है आई अपॉन में ए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे कंक्लूड कर लेना। क्या कंक्लूड कर लेना यहाँ पे? कि अगर इसको ए को इधर लेके आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने इनवर्स की, सॉरी ये इनवर्स था, मैंने डैश लिख दिया, अगर आपने इनवर्स की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से कर दी तो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये अपन ने सीख लिया यहाँ पे। ठीक है,
कि ए इंटू में ए इनवर्स क्या हो जाता है, आई के बराबर हो जाता है। इनवर्स और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स दे जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, ठीक। और दूसरा इनवर्स का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या हो गया, एडजॉइंट और इसके नीचे डिटरमिनेंट की डिवाइड, ठीक। ट्रांसपोज का इनवर्स करो, इनवर्स का ट्रांसपोज करो, बात बराबर ही है, पहली प्रॉपर्टी बता रही है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि एडजॉइंट ऑफ इनवर्स का एडजॉइंट निकालो। इससे अच्छा है कि आप एडजॉइंट निकालो सबसे पहले, फिर उसका इनवर्स कर दो, ठीक है। इनवर्स निकाल के एडजॉइंट करो, वो सिमिलर बात होगा कि आप पहले एडजॉइंट निकालो देन आफ्टर इनवर्स निकालो, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, पावर इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब इनवर्स एंड पावर चेंज कर सकते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं, मैं डायलॉग से आपको लिख दे रहा हूं कि यूनिट मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, यूनिट मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता इनवर्स में से। मैं लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी क्या, कि अगर आप कोई यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स के अगर आपने मल्टीप्लाई कर दी इनवर्स में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर इनवर्स ही आना है। यूनिट मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं आता। ये डायलॉग है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसी से बनेंगे आपके, ठीक। और ये पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लाई में अपोजिट, जैसे ट्रांसपोज में था ना वैसा ही इनवर्स में भी चलता है कि मल्टीप्लाई में है तो बाद वाला पहले आता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, ए इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए इनवर्स आपको निकालना है। अब देखो क्या पूरी कहानी में आपको ए इनवर्स कहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है ए इनवर्स ना, तो एक काम करते हैं ए इनवर्स की कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये दिखेगा आपको 3 ए क्यूब ए इनवर्स, अरे ए इनवर्स तो लाना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स की सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस में 2a स्क्वायर ए इनवर्स, ठीक है, प्लस में आपको क्या हो गया 5a ए इनवर्स, प्लस में आपको i इंटू में ए इनवर्स। अब ध्यान से बताना इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ध्यान से बताना कौन सी प्रॉपर्टी क्लिक कर रही है, क्या इनवर्स की यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कोई फर्क आता है क्या, नहीं आता ना कोई फर्क, तो ये बनने क्या वाला है, इनवर्स ही बनने वाला है, क्योंकि इनवर्स में आई की मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं आता। तो यहां से अगर अपन देखें तो यहां से लिखेंगे 3 ए क्यूब ए इनवर्स, ठीक है, प्लस में आपको 2a स्क्वायर ए इनवर्स, ठीक, प्लस में आपको 5a ए इनवर्स, प्लस में ये आई गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अभी अपन ने यही डायलॉग सीखा, तो ये हो गया ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। क्या यहां से ए इनवर्स बाहर आ जाएगा, अरे ए इनवर्स, यहां से ए इनवर्स को कॉमन ले लेंगे और बाकी सभी चीजें, तो ए इनवर्स आपका सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर ही देते हैं, ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, बाकी ए इनवर्स आपका कॉमन आ जाएगा और बाकी सब क्या आ जाएगा आपका 3a क्यूब एंड देन आफ्टर क्या हो जाएगा आपका प्लस में 2a स्क्वायर, ठीक, प्लस में आपका क्या हो जाएगा, प्लस में आपका 5a प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप यहां से कॉमन ना लेके आप कॉमन ले, यहां पे कॉमन लेना थोड़ा सा गलत बात हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है सर, एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर इनवर्स को a मिल जाए तो आई बन जाता है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक इनवर्स है ए इनवर्स और इसको एक ए मिल जाए यहाँ पे, अरे अभी भी पढ़ा ना, इनवर्स में अगर ए की मल्टीप्लाई करते तो आई बन जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3, एक ए ले लिया, ए बन गया ए स्क्वायर आई, ठीक है, प्लस में यहां पे क्या हो गया 2a स्क्वायर, एक ए ले लिया तो हो गया 2a, ठीक है, ए आई, अरे a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है, आई हो जाता है ना, प्लस में आपका क्या हो गया यहाँ पे, प्लस में आपका 5a ए इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 5i हो जाएगा, प्लस में यहां से क्या दिख रहा है आपका a इनवर्स इज इक्वल टू 0, तो a इनवर्स यहां से क्या दिखेगा, a इनवर्स दिखेगा आपका माइनस में 3a स्क्वायर आई, माइनस में, सॉरी माइनस में सबको ले लेते हैं 2ai और प्लस में आपका क्या हो जाएगा जी 5i, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक हो तो उसका एडजॉइंट आप शॉर्ट ट्रिक के साथ निकाल सकते हो। आप देखो एडजॉइंट निकालना कितना मुश्किल काम है। अगर आप बात करें एडजॉइंट निकालना तो सबसे पहले तो इनवर्स निकालते हो और इनवर्स निकालने ही अपने आप में बहुत बड़ा काम है। कैसे इनवर्स निकालना बहुत बड़ा काम है, और ये एडजॉइंट निकालने का मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट निकालना कैसे मुश्किल होता है, एडजॉइंट सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं देन उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो कोफैक्टर निकालना कितना मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो अगर कभी आपको इनवर्स निकालने की जरूरत पड़े तो आपको सबसे पहले एडजॉइंट निकालना होता है, और एडजॉइंट खुद निकालना बहुत बड़ा बात है, ठीक है। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर के बाद उसका ट्रांसपोज करना होगा। तो मान लीजिए आपके पास 2 क्रॉस 2 का है और 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स के लिए एडजॉइंट के पास जाना होगा। तो एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो तो क्या शॉर्ट ट्रिक होता है, मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख दिया कि जो आपका ये वाला होता है इसको क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब एडी है तो एडी को डी कर देते हैं, डी ऊपर कर देते हैं, जस्ट इंटरचेंज कर देते हैं। और ये जो पास वाला होता है इसका केवल साइन चेंज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे दूं मैं आपके सामने कि 2 क्रॉस 2 है 2 3,
-5 और 6, इसका आपको एडजॉइंट निकालना हो। क्या निकालना हो? एडजॉइंट। तो जस्ट कुछ नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या है, 2 और 6 को इंटरचेंज कर देंगे, 6 2 हो जाएगा, और 3 और -5 का सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, मतलब 3 बन जाएगा -3 और -5 बन जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट आ गया तो आपके पास इनवर्स आ जाएगा। एडजॉइंट निकालना है तो सबसे बड़ा काम होता है ना, एडजॉइंट आ गया तो अब इसके नीचे भाई डिटरमिनेंट की डिवाइड कर देनी है, सिंपल सा काम है। ठीक है, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लेक्चर की, देन आफ्टर आप अपन आगे प्रोसीड करेंगे। सिर्फ एक टॉपिक बच जाएगा मैट्रिक्स का, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन डिटरमिनेंट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा, तो मैट्रिक्स का टोटल 4 से 5 लेक्चर ही होगा, थोड़ा लंबा चैप्टर है। देन आफ्टर अपन इस कोर्स में डिफरेंशिएशन पे मूव करेंगे। ठीक है, और एग्जाम से पहले आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें। ठीक है, पढ़ाई करते रहे, क्वेश्चंस करते रहे, एनसीईआरटी क्वेश्चन करें, और जो भी आपके पिछले साल के क्वेश्चन है सीबीएसई के वो करते रहे, आपका एग्जाम बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक है, और जो भी आपको डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। तो a इज इक्वल टू इतना दिया, देन आपसे पूछ रहा है मॉड में a की पावर, मॉड क्या है? डिटरमिनेंट। मैंने पहले बताया मॉडुलस का मतलब क्या है? डिटरमिनेंट। तो a की पावर 1/3 माइनस में 5 a की पावर 1/2। यहां से अगर ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है? डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 1/3 और 1/2 में से क्या कॉमन आ जाएगा? 1002 कॉमन आ जाएगा। अच्छा, और फिर क्या बचेगा सर? यहां बचेगा सिर्फ a, और यहां बचेगा माइनस में 5। अब क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में से घटा रहे हो तो किसी मैट्रिक्स को ही घटा सकते हो, -5 नहीं कर सकते। किसी स्केलर को आप मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप 5 में 5 लिखो या 5i लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज माइनस में 5i। ठीक, मतलब क्या लिखा, किसी स्केलर में अगर यूनिट मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -5i हो जाएगा। ठीक, तो आपको तो सबसे पहले a माइनस में 5i का आपको डिटरमिनेंट खोजना चाहिए। तो a आपके सामने है, माइनस में 5i मतलब इट इज नथिंग। अगर इसको निकालने जाए तो ये हो जाएगा 2 -3 1 और -1, और माइनस में 5 मतलब 5, और i कितने ऑर्डर का लेंगे सर? अरे एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सेम ऑर्डर का होता है, तो जरूर i 2 क्रॉस 2 का होगा। तो ये हो जाएगा आपको 1 0 0 1। तो ये आपका a माइनस में 5i आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ध्यान से देखो यहाँ पे 2 -3 1 और -1। ठीक, माइनस में आपका क्या हो जाएगा? 5 0 0 और 1, और इसका डिटरमिनेंट निकालना है, वो आपसे a माइनस में 5i का डिटरमिनेंट पूछ रहा है। ठीक, तो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 और 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा आपको? -3। ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, वो इतना ही होगा। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं सर? डिटरमिनेंट के लिए मैंने बताया इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, फिर इन दोनों की ये माइनस हो जाएगा बीच में। ठीक है, तो -3 और -6 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 18, माइनस में आपका -3 और 1 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? -3, तो इट इज नथिंग बट 24। तो आपके सामने मॉड में a माइनस में 5i कितना आ गया? इट इज नथिंग बट 24। अच्छा, मॉड a निकालो, मॉड a क्या है? मॉड a कितना आ रहा है आपको, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ रहा है? डिटरमिनेंट ऑफ a ध्यान से देखो तो 2 माइनस में 1 -2 होगा, माइनस में -3 और 1 कितना हो जाएगा आपका? प्लस का 3 हो जाएगा, तो दैट इज आपका 1 आ रहा है। तो डिटरमिनेंट में a तो 1 आ गया, तो मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर कितना भी हो जाए, आज के दिन कितना दिया है? 1002, तो 1002 भी कितना हो जाएगा? इट इज नथिंग बट 1। तो आप अगर आप ओवरऑल बात करो तो ये लिखा है मॉड में a की पावर 1002। ठीक है, और मॉड में a माइनस में 5i, तो इट इज नथिंग बट 1 इंटू में 24। सो आर आंसर कितना आ गया? 24 आ गया। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, बट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है जी। ठीक है, सो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जा रहा हो तो आप स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करके आप सुन लो, लेकिन लेक्चर पूरा सुनो, बीच में स्किप ना करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहो और कोर्स को बिल्कुल ऑनेस्टली ईमानदारी से एक एक लेक्चर फॉलो करना, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर फॉरवर्ड कर लेना। ठीक है, बने रहो चैनल पे, बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। धन्यवाद।